हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है फ्रेंड्स, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल वाली वीडियोज में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेट को लगाने के बाद आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जरूर देख लीजिएगा। लिंक उसका आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो सही सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अल हिलाल का प्रकाशन जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद एनी बेसेंट का जो अखबार था वो कॉमनवेल्थ था। यहाँ पर देखिए कॉमनवेल्थ लिखा गया है। अली बंधु कॉमरेड का प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पर कॉमरेड हो जाएगा और महात्मा गांधी का यंग इंडिया और हरिजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो इंडिया डिवाइडेड लिखा किसने है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। उसके बाद देखिएगा कि तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजुमदार ने। तो देखिए AC मजुमदार हो जाएगा। और इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग तथा नरम दल एवं गरम दल के बीच एकता स्थापित हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1940 को, या मैं लिख दे रहा हूँ 17 अक्टूबर 1940 को जो है महात्मा गांधी ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने जो एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उनको हमने कवर किया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए बीपीएससी के सभी प्रश्न दिए गए हैं, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सभी सब्जेक्ट को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। या फिर आप सर्च कर लीजिए 67th बीपीएससी घटना चक्र 2021 सक्सेस केंद्र। सर्च में सभी वीडियोस हमारे आपको दिखाई देने लगेंगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। तो इसमें से उग्र विचारधारा के जो समर्थक माने जाते हैं वो हैं बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाल, बाल और पाल का जो टिकड़ी था ये गरम दल से संबंधित था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है। 150 क्वेश्चन में कंटिन्यू बोलता हूँ। देखिए, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः जो थी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताता हूँ 10 से लेकर के 500, ठीक है, 10 से लेकर के 500 जो 500 तक जो मनसब थे उनको प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहा जाता था। 10 से लेकर के 500 तक मनसब प्राप्त करने वालों को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500, ध्यान रखेंगे, 500 से 2500 तक मनसब जो मनसब प्राप्त करने वाले थे उनको उमरा कहा जाता था। और 2500 से अधिक मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम कहा जाता था। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में सरकार बनाई थी।
तो इन्होंने बंगाल में भी सरकार बनाई थी और सिंध प्रांत में भी मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई थी। तो सिंध हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 का जो था चार्टर अधिनियम, इसी के तहत किया गया था। देखिए इस अधिनियम के तहत सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से किया था, लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था और नाना साहब जो हैं इन्होंने भी कानपुर से ही किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में कौन आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे 1664 में। ठीक है, तो फ्रांसीसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सबसे पहले अगर पूछा जाता तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं इसमें से पूछा गया। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट सही है। सेवा सदन एमजी रानाडे ये सही नहीं है। देखिए सेवा सदन की स्थापना 1885 में जो है किसने किया था? तो बहराम जी मालाबारी ने किया था। बहराम जी मालाबारी ने किया था 1885 में। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ये सही है। तो सही नहीं पूछा गया, सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो फ्रेंड्स ये विरोध किया था 1824 में। बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट थी इसी ने सर्वप्रथम धार्मिक आधार पर विरोध करते हुए वर्मा जाने से इनकार कर दिया गया था। उस समय हिंदुओं के लिए समुद्र पार करने का मतलब उनका धर्म नष्ट होना समझा जाता था। ठीक है, तो 1824 हो जाएगा इसका। उसके बाद देख लीजिएगा कि वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था। तो ये किसने किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुप्त शासन में निर्मित दो दशावतार मंदिर था, यह किस देवता को समर्पित था? तो देखिए दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और गुप्त काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किस शैली में? नागर शैली में। ठीक है, यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया था? निष्काम कर्म का सिद्धांत, देखिए फ्रेंड्स निष्काम कर्म गीता का मुख्य उपदेश है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम इसे किसमें प्रतिपादित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ईशोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं ये कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। तो कुमारगुप्त प्रथम राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है उसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी किया था। कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा कहाँ से? तो बुर्ज होम से। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिमी स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका जैन धर्म का। तो जैन धर्म देखिए कहाँ होगा? जैन मत हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन मत। उसके बाद देखिएगा कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है आपको कहाँ से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एरण्य से। देखिए भानुगुप्त जो था
भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख था वहीं से गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है या है। तो देखिए, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय एक ही बात है, दोनों तरह से याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, सही है। इन्होंने मृक्ष कटिकम की रचना की, ये गलत है। मृक्ष कटिकम जो है इसकी रचना शूद्रक ने किया है। किसने किया है? शूद्रक ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है। कालिदास की बात की जाए सही है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो किससे संघर्ष करना पड़ा? दाऊद खां कारा रानी से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। 1574-76 ईस्वी में जब अकबर ने बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय बिहार में दाऊद खां कारा रानी का शासन था। ठीक है, 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित किया गया था, 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिरों में दान देने का प्रमाण मिले हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज तुगलक द्वारा उन्हें दान देने का उल्लेख है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, इसने दीवाने बंदगान नामक दास विभाग, दीवाने खैरात नामक दान विभाग और दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था ये तक्षशिला था। चाणक्य जो थे ये तक्षशिला के आचार्य थे, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा था? तो ये अखाड़ा बना रहा था बंगाल और दिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता था। तो यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार से सोरा, नील, सूती वस्त्र, अनाज, अफीम ये सभी प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इसीलिए जो है इन्हीं वस्तुओं की उपलब्धता के कारण जो है पटना उत्तर भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो नंगी हड़ताल जो है ये छपरा में किया गया था। छपरा जेल में कैदियों ने 1930 ईस्वी में जो है स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्र थे उनके बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल छपरा में किया गया था। किसके समय में, किस आंदोलन के दौरान? तो ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो देखिए, बिहार में गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये जॉन शोर के सुझाव पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1784 में ठीक है 1784 में पटना में गोलघर का निर्माण शुरू हुआ और 1786 जो था इसमें यह गोलघर बन करके तैयार हुआ था पूर्ण रूप से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? तो भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। भूपेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए तबला और सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका मूल नाम क्या था अमीर खुसरो का? तो मोहम्मद हसन था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। ठीक है, और बलबन से लेकर के ये मोहम्मद बिन तुगलक तक के दिल्ली सल्तनतों के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इनको और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। उन्हें कव्वाली एवं उर्दू साहित्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
अगला क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लीजिए। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने देसी भाषाओं के पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ठीक है, इसने लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बांग्ला से हिंदी भाषा में परिवर्तित हो गई। बांग्ला से ये हिंदी में नहीं, अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को निरस्त किया था, रद्द किया था, ये सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ का कृति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ का, ये राणा कुंभा के समय में 1448 में, ठीक है, 1448 में राणा कुंभा के समय में ये निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, प्रतीकात्मक मुद्रा का यानी कि प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किस मध्यकालीन शासन ने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, 12मासा किसकी रचना है। 12मासा किसकी रचना है, तो यह है किसके, मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, पद्मावत भी इन्हीं की रचना है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा 36 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का किया था विरोध, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको माना जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वे लगान नहीं देंगे। तो देखिए, 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसी में किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर लगान नहीं देने की शपथ ली। इसके बाद गीता कुरान का भी पाठ शुरू हुआ। वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनमें से सभी आंदोलनों का आह्वान किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय आंदोलन 1930 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और 1989 में जो आम चुनाव हुए थे उसी में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। असत्य व्याख्या को आपको इसमें से चुन करके बताना है। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहेगी, ये असत्य दिया गया। भारत और इंडिया नाम को स्वीकार किया गया, सही है। राज्यों का संघ कहा गया, सही है। और राज्यों के संघ के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ये सही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इस वर्ष का आपको थीम याद रखना है। वैसे थीम पर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये थीम था इस वर्ष का। भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा गया तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये आयरलैंड से नीति निर्देशक लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो फ्रेंड्स, ये किसने किया था? ये किया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 20 जुलाई 1969 से, मैं लिख दे रहा हूँ, 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वह था, तो फ्रेंड्स वह था कौन सा? तो वर्ष 1946 में
1986 में, माफ़ करेंगे, वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी पॉकेट वीडियो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया था। तो ये हो जाएगा भारतीय डाक संशोधन विधेयक, भारत डाक संशोधन विधेयक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो 5वें वर्ष वित्त आयोग है किसमें, तो आर्टिकल 280 में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वहीं अगर राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 243(1) में है, ठीक है। चलिए, और इसका गठन राज्यपाल करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. मिश्रा हैं, यानी कि अरुण कुमार मिश्रा हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में से किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स इसमें किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, ठीक है। बाकी जो है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वर्णन है, ठीक है, धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 में है, ठीक है फ्रेंड्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान न्यायवादी हैं, ये कौन है? के वेणुगोपाल हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद संसद की कार्रवाई में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। भाग तो लेते हैं लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो पूछा गया है गलत कौन सा है, कथन गलत। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो गैर नागरिकों को इनमें से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो उपरोक्त में से जितने भी अधिकार दिए गए हैं ये सभी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए ये विधि के समक्ष समानता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जो कि आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है कि ये किस किस अनुच्छेद में है, ध्यान रखेंगे इनको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है ये किस में है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 में है। तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा, जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, की माप किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स ये की जाती है M3 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो साख मुद्रा में जो है फ्रेंड्स प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र और बैंक ड्राफ्ट सभी को शामिल किया जाता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण है, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से, ये सही दिया गया है। उसके बाद देखिए कि प्रथम गवर्नर जो थे सर ओस्बर्न स्मिथ थे, ये सही है। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये गलत है, कोलकाता में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सही है। तो गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका स्थापना मुंबई में हुई थी। तो केवल 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई। यह दर कितनी है? तो यह दर जो है यह कितनी है फ्रेंड्स? 7.11%, 7.11%। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिएगा कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों जो है सत्य कथन दिया गया है, आप दोनों कथनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 लाख से अधिक, ठीक है, 1 लाख से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये योजना जो है जून 2015 में यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अमृत योजना के तहत 500 शहरों का चयन किया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है। तो भारत जो है दूध, दाल, अदरक, केला, उसके बाद अमरूद, पपीता और आम, इन सबके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और चावल, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका तात्पर्य क्या है बताइए। तो देखिए इसका तात्पर्य जो है वो हो जाएगा कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब से शुरू किया गया। तो देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है यह किया गया था कब। तो यह किया गया था आपको 2015-16 में। तो देखिए 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए इस योजना के तहत जैविक खेती को क्लस्टर पद्धति और पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद देखिए जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करे। तो देखिए सही कथन जो हो जाएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि जीएसटी भारत में लागू कब किया गया, किस वर्ष से लागू किया गया, ठीक है। चलिए इसमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स का स्लैब है वो यहाँ पर देखिए 5, 12, 18 और 26 नहीं है, 5, 12, 18 और 28% की दर है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना में कितनी जो है प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वृद्धि हुई है 18% की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कहाँ काटती है। तो फ्रेंड्स ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम इसमें से बात करें तो मानक मध्याह्न रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। वहीं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से, ठीक है। चलिए इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन है। तो देखिए इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम जो है ये हो जाएगा गोंडवाना। उसके बाद देखिए भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। तो देखिए सतलज नदी जो है ये हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलज हो जाएगा। किस अभ्यारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा तोप चांची, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स कहाँ है, तो ये झारखंड राज्य में है, धनबाद में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो इसमें से विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई और तूतीकोरिन जो है ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, उसके बाद चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम घटते हुए या अवरोही क्रम जो भी आप कहें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ये आपका केरल में है, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, ठीक है। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है। तो ये जोड़ता है NH57, ठीक है, ध्यान रखेंगे NH57। NH102 जो है ये छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH85 जो है यह छपरा और गोपालगंज को, और NH33 जो है यह अरवल, भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ता है। मकर रेखा इनमें से होकर के नहीं गुजरती है।
तो मकर रेखा जो है फ्रेंड्स ये बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। मकर रेखा से दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील, पैरागुआ, अर्जेंटीना और चिली गुजरता है। ठीक है, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है, बताइए। तो देखिए, घोल रंग बनता है, विलय रंग बनता है, डोलाइन बनता है, युवाला बनता है, पोलजे बनता है, बहुत सी आकृति है। तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो घोल रंग होता है, युवाला होता है, उसके बाद अंध घाटी भी बनता है। ठीक है, और लैपिज भी बनता है। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, इसमें से बताना आपको, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है दुनिया में। ठीक है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। भारत का स्थान 7वां है। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम बताना है। तो देखिए, बेरिंग सागर, पीला सागर, उसके बाद बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर और कैरेबियन सागर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया, भभुआ में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, देखिए यहाँ प्रतिशत लगा दिया गया है, किस जिले में है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत और सिर्फ अनुसूचित जनजाति संख्या भी पूछे तो दोनों पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित यहाँ जनजाति दिएगा, अनुसूचित जाति अगर पूछा जाता तो ये गया में हो जाता। ठीक है, अनुसूचित जाति संख्या गया में ज़्यादा है और प्रतिशत भी गया में ही ज़्यादा है, दोनों तरह से ध्यान रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है, देखिए ग्रामीण प्रतिशत पूछा गया है। वैसे तो बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो पूर्वी चंपारण है। ठीक है, प्रतिशत पूछा गया है तो ये समस्तीपुर हो जाएगा। देखिए, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में स्थित है, तो सही आंसर इसका कमला और बागमती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया फ्रांस के द्वारा। ठीक है, इसका थीम क्या था, तो थीम था यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट्स एक्ट टुगेदर। ठीक है, ACT, लेट्स एक्ट टुगेदर, मैं बोल देता हूँ स्पेस कम है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया, चीता की संख्या की बात की जा रही है, अंग्रेजी में यहाँ लियोपार्ड्स लिखा गया है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो फ्रेंड्स ये हुई है 62.5% की। सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया, संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी दोनों याद रखना है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है, तो राजेंद्र कुमार भंडारी हो जाएगा। और संस्थागत श्रेणी अगर पूछा जाता तो ये हो जाता सीड्स फाउंडेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये दिल्ली का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए संस्थागत श्रेणी में इसको दिया गया और व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र कुमार भंडारी को। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो ये किया था किसने, श्रीलंका ने। आपको याद भी होगा भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। गोविंदा राजालू चिंताला वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में जो है 5वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया, तो ये चुना गया मानसा वाराणसी को, ये तेलंगाना की रहने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया, सबसे ज़्यादा जो है बिहार बजट में इस वर्ष शिक्षा पर खर्च किया गया है। बिहार बजट का आकार कितना था, तो ध्यान रखेंगे कितना था फ्रेंड्स, 2,18,302.70 करोड़, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2,18,302.70 करोड़।
ठीक है, से नॉर्मली याद रखें कि 2.18 लाख करोड़। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया है कितना, तो ये हो जाएगा 38,035.93 करोड़ रुपये, यहाँ 93 बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है। तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु 22 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। देखिए, कैच द रेन अभियान भारत के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए वर्षा के पानी को संरक्षित करने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व जल दिवस, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, जल शक्ति मंत्री वर्तमान में कौन है, जरा उनका आप नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 30वां व्यास सम्मान 2020 से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे हो जाएगा। इनको जो है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। उसके बाद देखिए 2021 वन्य जीव दिवस का थीम क्या। अच्छा, जो जीव दिवस है, विश्व वन्य जीव दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है कब, ध्यान रखेंगे, यह 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष इसका थीम क्या था, इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना था, तो देखिए पहले स्थान पर जो था वो कौन सा देश था, पहले स्थान पर कौन सा देश था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर आइसलैंड था, भारत का स्थान इसमें 140वां था। सबसे आखिरी में यानी कि 156वें स्थान पर अफगानिस्तान था। ठीक है, अंतिम पायदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है इम्तियाज़ अनीस के द्वारा। इम्तियाज़ अनीस जो थे यह एक घुड़सवारी थे, घुड़सवार से संबंधित हैं, घुड़सवारी ये करते थे, और इन्होंने अनीस जो हैं इम्तियाज़ अनीस, इन्होंने ओलंपिक में घुड़सवारी की खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे, पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, तो टोटल इसमें 22 खेल शामिल थे। वहीं ओलंपिक पूछा जाता है टोक्यो ओलंपिक में, तो टोटल 33 खेल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नौरा अल मातरूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, तो फ्रेंड्स ये बनेंगी यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है, तो फ्रेंड्स ये है नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। तो देखिए कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है अपना राज्य बिहार। उसके बाद देखिए ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से हुई है, तो ये बिहार से, भोजपुर से हुआ है, आरा से हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये राजगीर में बनाया जाएगा। ये सभी प्रश्न मैंने आपको कवर करवा दिया है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गया में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो ये दरभंगा हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया, तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से जो शामिल किया गया वो किया गया है आपका स्केटबोर्डिंग को, उसके बाद सफरिंग को, ठीक है, सर्फिंग जिसको कहा जाता है उसको, इसके बाद किया गया स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को, और उसके बाद किया गया कराटे कुमाइट को। तो 1 2 4 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे अधिक गोवा, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। तो ये गोवा, सिक्किम, दिल्ली ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस देश में, किस भारत और किस देश के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का, जो दस्तलिक 2 था, ये आयोजन किया गया। तो दस्तलिक है, ये दस्तलिका हटा दीजिए, का नहीं, दस्तलिक याद रखिएगा। तो दस्तलिक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का, ठीक है। और इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में जो है इसका स्थापना किया गया, उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में, ठीक है। नवीन पटनायक ने जो है इसकी उद्घाटन किया है। तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में, ठीक है। तेलंगाना हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमानित है? तो ये है फ्रेंड्स कितना, बताइए। राइट आंसर तो 6.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए ये देश बन गया है कौन सा? इंग्लैंड बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार देश में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 481.7 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? देखिए बैरोमीटर, वायुदाब, ये लैक्टोमीटर है, ठीक है। ये लैक्टोमीटर है। दूध की शुद्धता, अल्टीमीटर वायुमान की ऊंचाई, फैदोमीटर समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पृथ्वी की आयु का मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है, ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा। रेडियोधार्मिक रेटिंग विधि जो है इसकी सहायता से चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए RH जो फैक्टर है, ब्लड में एक RH फैक्टर होता है, किस जंतु में देखा गया था? तो RH फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, ठीक है। वीनर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था, ध्यान रखेंगे। और ये जो है बंदर में इस तत्व का पता लगाया था इन्होंने, RH फैक्टर का। तो ये बंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? तो फ्रेंड्स ये सांप में होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है? बताइए। तो मस्तिष्क जो है ये जिम्मेदार है आपके सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर का जो बैलेंस है संतुलन के लिए, और सूंघने के लिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स ये निकलती है कितना? तो 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 120 नंबर कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, तो फ्रेंड्स ये है कहाँ पर? ये हो जाएगा आपका कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो देखिए मानव शरीर का जो तापमान है ये सभी मौसम में एक समान रहता है। तो किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास की दर, जो श्वास की गति जो है वो क्या होती है? तो सामान्य से ये बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंबाई का जो न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन सा है? तो लंबाई का न्यूनतम इकाई जो है ये आपका हो जाएगा इसमें से फर्मीमीटर, ठीक है। 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो हर समय काम करता है? तो हृदय जो है हमेशा वर्क करते रहता है, हमेशा धड़कते रहता है। जिस दिन यह काम करना बंद हो जाएगा हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो ये हृदय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला दिया गया है ये किसके बराबर है? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा चाल। देखिए चाल के क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। देखिए ये m 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें किलोग्राम तो कहीं है नहीं, केजी।
उसके बाद लंबाई है, लेंथ है एम मीटर, ये 1 हो जाएगा। और देखिए पर सेकंड है तो ये ऊपर जाएगा, तो टाइम जो है ये इनवर्स में हो जाएगा 1। समझ में आ गया, इस तरह से निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा चाल का। उसके बाद देखिए श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। वायु के गमन का सही क्रम तो नासा मार्ग, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और ब्रैकियोलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है, तो निर्वात में गमन करता है कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन देखिएगा बर्फ का पिघलना है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, केशिकत्व के अतिरिक्त इसमें ससंजन तथा पर्ण समूह की क्रिया भी जरूरी होती है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो ये घटना चक्र में ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया हुआ था, प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, ये गैस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इनको किया जाता है उच्च दाब पर। ठीक है, उच्च दाब पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH2 होता है, CO और फिर NH2 होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 46% होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, तो वायु प्रदूषण का लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए दंत लवक, लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। दंत लवक यानी कि इनेमल। ठीक है, इनेमल शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों के विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है प्रस्तुत किया था, तो ये जॉन डाल्टन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो MgCl2 है, MgCl2 हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस रेंज में दिखता है, किस परास में दिखता है, तो ये दिखता है 400 से लेकर के 780 नैनोमीटर। ठीक है, तो 400 से लेकर के 780 nm हो जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 141 से लेकर के फ्रेंड्स 150 तक में मैथ के क्वेश्चन है। इसका पूरा सॉल्यूशन सहित मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल हमारा जो है टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा के नाम से है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।